ओके सो बात करेंगे नेशनल कमीशन फॉर एससीज की सर एंड मैम। तो डायरेक्टली इस्टेब्लिश किए थे अंदर आर्टिकल 338 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये तो आपको पता ही है, इससे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, तभी हम इसके हेड के अंदर इसको पढ़ रहे हैं। एंड कुछ अदर भी है, जैसे आपके नेशनल कमीशन फॉर विमेन, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज, है ना। एंड इसका एक बहुत मेजर टॉपिक है सर एंड मैम, वो हम पढ़ेंगे जो न्यूली एडेड चैप्टर्स है। ठीक है, तो उसके अंदर आपको बताऊंगा मैं, लेकिन पावर मोर और लेस इनकी सेम ही रहती है, बस कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स अलग अलग है। तो आर्टिकल 338 के अंदर इसको कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा गया कि जो आपके एक स्पेशल ऑफिसर होता था फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स, वो इन्वेस्टिगेट करता था, है ना। ओरिजिनली तो ये था कि भाई फिर बाद में क्या किया, ही वॉज डेजिग्नेटेड एज द कमिश्नर फॉर एससीज एंड एसटी, एंड उनको कुछ ड्यूटीज दी थी। फिर 1978 में गवर्नमेंट ने एक रेजोल्यूशन पास किया, एक नॉन स्टैट्यूटरी मल्टी मेंबर कमीशन बना दिया गया एससी एसटी का। एंड साथ ही में जो ऑफिस ऑफ कमिश्नर था वो भी कंटिन्यू रहा था। फिर 1987 में क्या हुआ कि नेशनल कमीशन फॉर एससी एंड एसटी बना दिया गया। फिर 65th कॉन्स्टिट्यूशन आया 1990 में, उसने एक हाई लेवल मल्टी मेंबर नेशनल कमीशन बनाया दोनों के लिए, एससी एंड एसटी के लिए, एंड इन द प्लेस ऑफ सिंगल जो आपका स्पेशल ऑफिसर हुआ करता था एससी एसटी को लेकर के। तो इस टाइम पर कब बोल रहा हूँ मैं, 1990 में जाकर के जो ये एससी एसटी का स्पेशल ऑफिसर था उसको खत्म करके कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बना दी। एंड फिर इसको फाइनली जो कमिश्नर था एस सी एस टी का, उसको रिप्लेस कर दिया गया राइट 1990 में। फिर बात करते हैं 89 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आता है 2003 में, उसने दोनों बॉडीज को सेपरेट कर दिया। तो नेशनल कमीशन फॉर आपके शेड्यूल कास्ट हो गया आर्टिकल 338 के अंदर, एंड नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब आपके 338 ए के अंदर हो गया। एंड इसके अंदर अगर हम बात करें तो चेयरपर्सन होता है, एक वाइस चेयरपर्सन होता है और 3 अदर मेंबर होते हैं। तो चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन प्लस 3 अदर मेंबर्स, तो कुल मिलाकर के 5 लोग होते हैं। तो ये कौन अपॉइंट करता है इनको, तो हमारे राष्ट्रपति महोदय करते हैं। कौन करता है, राष्ट्रपति महोदय। कौन करता है, राष्ट्रपति महोदय करते हैं सर एंड मैम। ओके, अब इनके फंक्शंस क्या हैं, यहाँ पर थोड़े से कंफ्यूज होते हैं लोग। देखिए कि इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं क्या, पावर टू पनिश है क्या, देखिए वो सब कंप्लीट कर देंगे। इनकी पावर है भाई, इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं जितने भी मैटर्स होते हैं ना, लीगल राइट्स एंड सेफगार्ड, कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड ऑफ एससीज, कि भाई और किस तरीके से वो काम कर रहे हैं। इंक्वायर कर सकते हैं, अगर कोई कंप्लेंट इनके पास आती है तो इंक्वायरी बिठा सकते हैं उसके ऊपर, इनका इंक्वायरी विंग होती है। टू पार्टिसिपेट एंड एडवाइज द प्लानिंग प्रोसेस, अगर एससी के लिए कोई काम करना है यूनियन को, स्टेट को, तो उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। राष्ट्रपति को टाइम टू टाइम रिपोर्ट्स देते रहते हैं, मैं ईयरली नहीं बोल रहा हूँ, पर एनम नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन टाइम टू टाइम इनकी रिपोर्ट जाती है राष्ट्रपति के पास। टू मेक द रिकमेंडेशन एज द मेजर शुड बी टेकन फॉर द यूनियन स्टेट्स, भाई इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन किस तरीके से हो, अपना फंक्शंस तो सही तरीके से कर रहे हैं ना, जितनी भी चीज़ें हैं वो सब, है ना। तो उसको लेकर के रिपोर्ट अगर बात करें तो यस, एनुअल रिपोर्ट देती है वो, ठीक है। उसके अलावा टाइम टू टाइम भी बातें जाती है राष्ट्रपति के पास। एंड जो ये रिपोर्ट होती है, जितनी भी रिपोर्ट्स ये देते हैं, देखो मैंने कहा ना एक नहीं होती, काफ़ी सारी होती है। तो जितनी भी रिपोर्ट्स होंगी वो सब पार्लियामेंट में आपकी जाएंगी, विद द मेमोरेंडम, एक्सेप्ट किया कोई रिकमेंडेशन, नहीं नहीं किया तो क्यों, ये सब चीज़ें। एंड राष्ट्रपति ये रिपोर्ट करता है कमीशन को बिफोर द स्टेट गवर्नमेंट एज वेल, समझ के, स्टेट स्टेट गवर्नमेंट में भी आपके ये करते हैं। पावर्स की एक बात करें तो यस, इनकी इन्वेस्टिगेशन कर सकता है किसी भी पावर को लेकर के, अगर कोई कंप्लेंट आती है तो सिविल कोर्ट्स की पावर इसके अंदर है ना। समन कर सकता है किसी को, डिस्कवरी प्रोडक्शन ऑफ एनी डॉक्यूमेंट एविडेंस के लिए, उसके अलावा पब्लिक रिकॉर्ड देख सकता है, और या विटनेसेस डॉक्यूमेंट को समन ये कर सकते हैं। और कोई भी एनी अदर मैटर अगर प्रेसिडेंट ने उनको दी है कोई जॉब करने के लिए। तो बात करें सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट रिक्वायर्ड टू कंसल्ट विद द कमीशन, अगर कोई मेजर पॉलिसी मेजर मैटर्स होता है एस को लेकर के, तो वो इनसे डिस्कस करते हैं। और इसी के साथ कमीशन इज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू डिस्चार्ज सिमिलर फंक्शन विद रिगार्ड टू द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी, समझ गए, एज इट डज विद रिस्पेक्ट टू दिस एस। तो इन अदर वर्ड्स, जो आपका ये कमीशन है एस का, हैज टू इन्वेस्टिगेट्स ऑल मैटर जो कि आपकी तो ठीक है, समझ में आ गया ये वाली बात, कि एंग्लो इंडियन कम्युनिटी को लेकर भी सर एंड मैम कौन आपके इन्वेस्टिगेट करता है, आपका नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब। ये बहुत ज़रूरी बात बता दी मैंने, इसको मार्क कर लो, राइट, हाईलाइट कर लो, है ना। 2018 से जो कमीशन था was also required to discharge similar function with regard to the OBCs, and it was relieved the duty by 102nd amendment in 2018। बात कर लेते हैं नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स की। तो शेड्यूल कमीशन की हम डिस्कस कर चुका, आर्टिकल 338, ये 338 ए के अंदर आता है। हमने बात करी थी कौन सा अमेंडमेंट था, 65th अमेंडमेंट। अच्छा, अमेंडमेंट्स को लेकर के कुछ ठीक है यहाँ पर। अच्छा, मैंने एक सीरीज बनाई है बेसिकली इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स को लेकर के,
तो आप एक बार जा करके देखना, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में। उसके अलावा और क्या किया है आपने, मैंने इंपॉर्टेंट एक्ट्स की भी बना दी है एक, उसको भी जा करके देख लेना। बस इतना ही ना, इतना ही नहीं, इंपॉर्टेंट वर्ड्स की बना दी है, तो वो भी जा करके आपको देखना है, ठीक है। तो ये सब आप देख सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 338 जो कमीशन ओरिजिनली स्टार्ट किया था, तो बाद में इसको 38A के अंदर ये इस्टेब्लिश होता है। जो जोग्राफिकली एंड कल्चरली एसटीज होते हैं, डिफरेंट होते हैं इस चीज़ से, इनकी प्रॉब्लम्स भी डिफरेंट होती है। तो 1999 में एक नई मिनिस्ट्री बनाई गई थी, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, ठीक है। तो इस तरीके से फिर बाद में एक नेशनल कमीशन ऑफ एसटी तो बनाया गया, क्योंकि नेशनल कमीशन ऑफ एसटी और एसटी था। तो ये सब आप देख लेना, वो हम देख चुके हैं यार, बिल्कुल एकदम बेसिक है। तो इनमें भी वही ताकत है जो उनमें सब है, इन्वेस्टिगेट कर सकता है, पार्टिसिपेट कर सकता है, एडवाइस कर सकता है। 2005 में अदर फंक्शंस क्या हैं इसके, 2005 में प्रेसिडेंट ने स्पेसिफाई किए कुछ फंक्शन किनको, कमीशंस को, इस कमीशन को, कि भाई एसटीज का तो एडवांसमेंट भी करना है, वेलफेयर भी करना है, डेवलपमेंट भी करना है, प्रोटेक्शन भी करनी है। तो कैसे करेंगे, अच्छा देखिए, ये थोड़ा सा डिफरेंट है आपका। एससी जो हमने एससी बात करी थी, नेशनल कमीशन फॉर एससी, वो नहीं करते हैं, ये करते हैं एससी एसटी, ठीक है। तो दीज आर द ट्राइबल्स, समझ जाओ नाम से ही। ट्राइबल्स यानी कि आपका दिमाग में सबसे पहले आता होगा जंगल, यस एग्जैक्टली। तो जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस होते हैं, जहाँ पर जो जिस पे डिपेंड होती है इनकी लाइफ, फॉरेस्ट एरियाज पर, तो उनकी ओनरशिप राइट्स को लेकर के ये डिसाइड करता है। उसके अलावा वाटर रिसोर्सेज हुए, लाइवलीहुड स्ट्रैटेजीज, है ना, ट्राइबल्स की उनके वर्क को लेकर के मोर वायबल मेजर्स वो ये लेते हैं। उसके अलावा एफिकेसी ऑफ रिलीव एंड रिहेबिलिटेशन उनका किस तरीके से किया जाए, एंड उसका जो अगर जो डिस्प्लेस्ड हो चुके हैं ड्यू टू दी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स वगैरह, होता है ना कंस्ट्रक्शन की वजह से भगा देते हैं इनको, तो वो सब फिर ये देखता है आपका। प्रिवेंट एलियनेशन ऑफ द ट्राइबल पीपल, समझ के, फ्रॉम द लैंड जहाँ पर वो ओरिजिनली थे, उनको रिहेबिलिटेट करके आपको एलियनेशन से बचाना है, ख़त्म नहीं होने चाहिए इस तरीके से। तो और एलिसिट मैक्सिमम कोऑपरेशन एंड इन्वॉल्वमेंट की ये भागीदारी रखते हैं कि भाई देखिए, गवर्नेंस में तो कर लो आप इनको काम एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू, लेकिन अब भाई इनको भगा थोड़ी ना देना है यहाँ से, देश में तो रहेंगे। और सर अगर सर हम बात करें पीसा एक्ट की, हमने वहाँ पर बात करी थी। अच्छा, पीसा एक्ट की कहाँ पर बात करी थी, देखिए यहाँ पर आ रहा होगा, आपको पंचायत वाला पूरा टॉपिक देखना है, ठीक है। हमने बात करी थी 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की, इतना कुछ करा दिया, पूरा प्रॉपर टॉपिक यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया, अमेंडमेंट वाली सीरीज में अमेंडमेंट समझा दिया। और क्या चाहिए बताइए, जान लोगे क्या, है ना। तो आपको बेसिकली क्या करना है, इसको लाइक कर दो एक बार और स्प्रेड कर दो जितना हो सके। तो जितना इंपॉर्टेंट है हम वही पढ़ रहे हैं, इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। कान में लगाओ ईयरबड्स, बुक खोलो सामने, प्रोवाइड मैंने करा दी है ना। टेलीग्राम आप एक बार जा करके ज्वाइन कर लो। ओके, बात करते हैं इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पीसा एक्ट। पीसा क्या, प्रोविजन ऑफ पंचायत एक्सटेंशन ऑफ शेड्यूल एरियाज एक्ट 1996। एंड ये जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है उसको एलिमिनेट तो करता है, लेकिन उनका डिसएम्पावरमेंट नहीं करता, है ना। तो उनको उनको वो तरीके बताते हैं किस तरीके से मॉडर्न टेक्नोलॉजी में आप कर सकते हो, या फिर उनके जो तरीके हैं उनको सेफ गार्ड के लिए। प्रेसिडेंट इनकी भी रिपोर्ट्स को कहाँ पर परटेन टू द स्टेट गवर्नमेंट, तो स्टेट गवर्नमेंट को देता है, पार्लियामेंट की पार्लियामेंट को देता है ना। पावर्स वो ये सबमनिंग कर सकता है ना, रिसीविंग कर सकता है जितने भी एफिडेविट्स और आपके एविडेंसेस वगैरह है सब। तो आर्टिकल 338A ये याद आप ये रखना, पार्ट 14 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बीसीस, हाँ ओके, ओबीसीज की बात कर लेते हैं। तो दिस इज बेसिकली आपका द नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। ओके, अच्छा बात करते हैं नेशनल कमीशन। अच्छा, एक होमवर्क दूंगा बहुत छोटा सा, ये यहाँ पर दिख रहा है, आपको जाकर के 127th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के बारे में पढ़ना है, ठीक है। पढ़ना एक बार जाकर के और डिस्क्रिप्शन में बताना क्या है वो, या फिर टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पर आपको सब एक्सप्लेन करो यार, बिंदास आप बात कर सकते हो, वहाँ पे चैट कर सकते हो, डाउट सोल्व कर सकते हो, आर्ग्यूमेंट्स कर सकते हो, ठीक है। वहाँ पर असली तैयारी चल रही है, यहाँ तो बस आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ लेक्चर्स, ठीक है। वहाँ पर हम पूरे बिंदास तरीके से ओपनली फ्रीली होकर के वहाँ पर डिस्कस करते हैं, बातें वगैरह सब चीज़ें वहाँ पर होती हैं, फालतू की बातें नहीं करते हैं, सिर्फ और सिर्फ एग्जाम रिलेटेड। एक बार आओ तो सही यार, देखो वहाँ पर जा करके, ठीक है। बात करें नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस की, तो इस्टेब्लिशमेंट किससे हुआ, मंडल केस के बारे में पता है, नहीं पता, नहीं पता, क्या बात कर रहे हो। इंपॉर्टेंट जजमेंट दैट ट्रांसफॉर्म इंडिया की सीरीज से जाकर के देख लेना। 1992 का ये वर्डिक्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था सेंट्रल गवर्नमेंट ने कि एक परमानेंट स्टैट्यूटरी बॉडी बना दो, किसको लेकर के आपको, कि ये जो कोई भी सिटीजन अगर आपके बैकवर्ड क्लास के लिस्ट में है, उनको लेकर के, अंडर इंक्लूजन तो नहीं है और इंक्लूजन तो नहीं, इसको लेकर के तो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास बनाई गई 1993 में, ठीक है। तो 102nd अमेंडमेंट 2018 में किया गया इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस। तो सबसे पहले क्या थी, ये आपकी स्टैट्यूटरी बॉडी थी, बाद में जाकर के क्या बन गई आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, समझ गया। तो कौन सा अमेंडमेंट था, 102nd, कौन सा, 102nd सर एंड मैम, ये सब करा दी, ठीक है। अमेंडमेंट की पूरी सीरीज है,
तो वहाँ पर मैंने सब कुछ एक्सप्लेन कर रखा था आपको। आर्टिकल 338 ए के अंदर ये है, वी के अंदर ये है, ए के अंदर तो आपके एसटी को लेकर है, एसटी को लेकर के, और 38 ए के अंदर आपके एससी को लेकर है। तो ये सब आप देख लेना। तो या तो इसकी जो ताकत है ना वो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब वाले के बराबर हो गई। तो इसके अंदर भी एक चेयरपर्सन, एक वाइस चेयरपर्सन और 3 अदर मेंबर्स होते हैं। राष्ट्रपति डिसाइड करता है जो भी करता है। फंक्शन इन्वेस्टिगेट कर सकता है, इंक्वायर कर सकता है, वही सारी पावर है जो सेक्शन उनमें था। ओके, तो गवर्नमेंट प्लेसेस इसकी जो प्लेसेस इट बिफोर द स्टेट लेजिस्लेचर, इसकी जो रिपोर्ट होती है, कौन, प्रेसिडेंट। उसके बाद इसके मेमोरेंडम रिकमेंडेशंस को एक्सेप्ट क्यों नहीं किया, ये सब ब्ला ब्ला पहले ही देख चुके हैं। पावर्स इसकी वही SC ST की तरह। एंड 102nd अमेंडमेंट एक्ट 2018 में आया था। नया आर्टिकल 342 ए भी लेकर के आया, इनेबलिंग द प्रेसिडेंट टू स्पेसिफाई देखिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। एंड मैं फिर बता दूं आपको, ये इतना इजी नहीं है जो दिखने में लग रहा है कि भाई कौन कौन से लोग आपके सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस में आएंगे। ठीक है, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस में आपके आएंगे। लेके सर में उसकी वो ताकत आपके राष्ट्रपति के पास ही है, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ होम के पास भी ताकत है आपकी। और बताऊं मैं, जो आपके जो आपके PM ऑफिस है उसके पास भी वो ताकत है। और किस किस के पास है आपके बताऊंगा, चलिए कभी इन डिटेल डिस्कस करेंगे इसको लेकर के। लेकिन आज हम बात कर लेते हैं फर्दर हमारे 50 टॉपिक की। तो स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज हम इसकी बात करते हैं। इसका कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन किस तरीके से, मैं थोड़ा सा फास्ट इसलिए चल रहा हूँ क्योंकि टाइम की बड़ी है कमी एंड हमको कवर करना है ज़्यादा से ज़्यादा। तो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या उसने कोई प्रोविजन नहीं डाला इसके लिए विद रिस्पेक्ट टू द स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी। लेकिन स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, सॉरी स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, इसके बारे में मैंने पहले पढ़ा था 1953 में, 55 तक ये है। इसके रिकमेंडेशन के बेसिस पर आपके बनाए गए ये। ठीक है, तो 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 में उसने एक नया आर्टिकल लेकर के आया, आर्टिकल 350B। क्या लेकर के आया, आर्टिकल 350B। उसने पार्ट 17 इसके अंदर ऐड किया, सॉरी पार्ट 17 के अंदर इसको ऐड किया गया। या तो इसके अंदर क्या था कि भाई एक स्पेशल ऑफिसर होना चाहिए लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज को लेकर के, जो कि कौन अपॉइंट करेगा, राष्ट्रपति करेंगे। एंड इट वुड बी द ड्यूटी ऑफ द स्पेशल ऑफिसर कि वो जितने भी मैटर्स होते हैं लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज के इंटरेस्ट को बचाने के लिए वो सब करेगा। ठीक है, एंड इट मस्ट बी नोटेड कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है डज नॉट स्पेसिफाई द क्वालिफिकेशन, टेन्योर, सैलरी। तो ये सब कौन करता है, आपका राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, इसकी रिपोर्ट्स भी आपके पार्लियामेंट में जाती है, तो ये याद रखना। तो कमीशन फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ को लेकर, कमिश्नर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ को बात करें तो 350B के अंदर ही आता है। एंड ऑफिस ऑफ द या स्पेशल ऑफिसर। तो माइनॉरिटीज वाज क्रिएटेड इन आपके 1957 एंड ही इज डेजिग्नेटेड एज द कमिश्नर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़। जो कमिश्नर है इसके हेडक्वार्टर इलाहाबाद में है, यूपी में। एंड इसके 3 रीजनल ऑफिस है, बेलगांव, चेन्नई एंड कोलकाता। ये बहुत ज़रूरी है। मैंने क्या कहा, हेडक्वार्टर आपके इलाहाबाद में है, हेडक्वार्टर का है इलाहाबाद में है, यूपी में। 3 रीजनल है, बेलगांव कर्नाटका, चेन्नई तमिलनाडु, कोलकाता वेस्ट बंगाल। इसको हेड कौन करता है, हर इसको हेड करेंगे आपके असिस्टेंट कमिश्नर्स। किनको, इनको स्पेशल कमिश्नर ऑफिसर इलाहाबाद में। तो ये कमिश्नर है, इज असिस्टेड एट हेडक्वार्टर बाय डेप्यूटी कमिश्नर एंड इनके असिस्टेंट कमिश्नर्स होते हैं जो कि यहाँ पर है। एंड ही मेंटेन्स लाइसन विद द स्टेट गवर्नमेंट एंड यूटीज थ्रू द नोडल ऑफिसर्स, ये अपॉइंट करते हैं। सेंट्रल लेवल पे बात करें तो कमीशन, जो ये कमिश्नर हैं आपके मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के अंदर आते हैं, डेफिनेटली आएंगे। एंड ये अपनी एनुअल रिपोर्ट्स भी सबमिट करते हैं राष्ट्रपति को एंड थ्रू द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ जो आपके माइनॉरिटीज़ हैं। इसको लेकर के इनके रोल भी मैंने बता दिया आपको पहले, वही है यार, सब चीज़ें सिंपल, पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। बहुत ही बेसिक और बहुत ही आपके लॉजिकल है। ठीक है, तो कमिश्नर लॉन्च 10 पॉइंट प्रोग्राम जो गवर्नमेंट एफर्ट्स होते हैं टुवर्ड्स द प्रिजर्वेशन ऑफ द लैंग्वेज एंड कल्चर ऑफ लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़। तो इस तरीके के इनिशिएटिव्स ये लेते हैं। विजन मिशन की बात करें तो वही सिंपल है, फंक्शंस हम यहाँ पे देख चुके हैं ऑलरेडी। वैसे तो इन्वेस्टिगेट करता है जितने मैटर्स होते हैं एंड रिपोर्ट सबमिट करता है राष्ट्रपति को, मॉनिटर करता है। ऑब्जेक्टिव तो इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ देना, अवेयरनेस फैलाना इन सब चीज़ों के बारे में। तो पार्ट 17 जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज से रिलेटेड है एंड कंसिस्ट ऑफ 4 चैप्टर, जिसमें आर्टिकल 350B इज द कंटेंट द 4th चैप्टर ऑफ स्पेशल डायरेक्टिव्स। तो इसके बारे में बात करने तो ऑफिशियल लैंग्वेज ऑलरेडी कवर मैं करा चुका हूँ, उसको देख लेने को जा करके। केक के बारे में नेक्स्ट लेसन में बात करेंगे। तो जब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड हैव अ नाइस डे।